देखिए, ईरान का युद्ध अब ऐसा भीषण हो गया है कि ना अमेरिका इजराइल रुक रहे हैं और ना ईरान झुक रहा है। कोई क्लस्टर बम मार रहा है, कोई व्हाइट फास्फोरस बम मार दे रहा है, कोई तेल के डिपो उड़ा रहा है, कोई पानी के प्लांट फोड़ दे रहा है। तेहरान से आई इन तस्वीरों को आप देखिए बॉस। हवाई हमलों के बाद तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख रहे हैं। भयानक आग है बॉस तेहरान में। आग इतनी भयंकर है कि पूरे इलाके में रात में उजाला हो गया बॉस। एक बार फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए, आप देख रहे हैं भयानक बम फूटा है वहां पर। और उसके बाद तेल डिपो में जो आग लगी है, बाप रे बाप। ये ईरान की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, तेहरान की। एक और तस्वीर देखिए, इसे तेहरान की सड़कों से गुजरते हुए किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसमें ऑयल डिपो से आग के साथ ही धुएं का भयंकर गुबार उठता दिख रहा है। ईरान के ऑयल डिपोज पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद इसी तरह आग लगी हुई नजर आ रही है और काफी ऊंचाई तक धुआं फैला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फोटो में नहीं आता था परमाणु बम फटा तो ऐसा हो गया, उस टाइप का लग रहा है। लेकिन ये तेल डिपो में आग लगी। ईरान के ऑयल डिपो में बमबारी से भड़की आग सिर्फ डिपो तक सीमित नहीं रही, ईरान की सड़कें और गलियां भी इससे सुलग रही हैं। ऑयल डिपो से निकला तेल उस इलाके की सड़कों के किनारे बने नालों तक में पहुंच गया और उसमें भी आग लग गई है। इस तस्वीर को आप देखिए, तेल डिपो में हमले के बाद कैसे एक सड़क पर बह रहे नाले में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। दिखाइए एक बार। सड़कों के किनारे भड़की आग की तस्वीरें इसी तरह ईरान के कई शहरों में नजर आई। देख रहे हैं आप, वो नाले में तेल जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, बीच में गाड़ी चल रही है। ईरान के ऑयल डिपो में लगी आग से निकल रहा काला धुआं बड़े इलाके में फैल चुका है और इस काले धुएं ने सूरज की रोशनी तक को रोक दिया। कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया। आप क्या सोच रहे हैं, रात का फोटो दिखा रहे हैं? ये दिन है बॉस। इतना काला धुआं हो गया कि लग रहा रात है। ये कर रहा है इजराइल और अमेरिका। अमेरिका इजराइल की इस तरह की बमबारी के बीच ईरानी मीडिया के रिपोर्टर ऑयल डिपो में भड़की आग की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। ईरान के तेल डिपो पर हमलों को लेकर इजराइल ने खुद दावा किया है कि उसने ईरान के 30 ऑयल डिपो पर बड़े हमले किए, जिनमें ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास बने 3 बड़े ऑयल डिपो शामिल हैं। तेहरान के आसपास बने ये ऑयल डिपो सेना के लिए पेट्रोल डीजल सप्लाई करने के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ईरान के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से अमेरिका इजराइल अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए। अब ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहा है। ईरान के तेल डिपो पर अटैक हुए तो उसने भी तगड़ा पलटवार किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हाइफा में बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान ने इस हमले में ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान होने का दावा किया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें हाइफा ऑयल रिफाइनरी में धमाके होते हुए और वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई गई। यानी इजराइल इधर तेल के डिपो फोड़ रहा है, ईरान का रहा हम नहीं मार सकते क्या, हम अलग मार देंगे। भाई तेल का खेल चल रहा है। ईरान ने बहरीन की बापको तेल रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक करने का दावा किया है। इसे मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और अहम तेल रिफाइनरी के तौर पर माना जाता है। इस रिफाइनरी में हर दिन 4 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन होता है और इस रिफाइनरी में सिर्फ बहरीन ही नहीं, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल रिफाइनिंग का काम होता है। ईरान पर अमेरिका के हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुका है। एक दूसरे के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर बमबारी से शुरू हुई ये लड़ाई अब पहले मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल पर पहुंची है। अब ये उससे भी आगे बढ़कर पानी तक जा रही है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उसके डीसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के नमकीन पानी को, खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने वाला जो प्लांट होता है, उस पर हमला किया। ईरान कह रहा है कि तुम मेरा पानी मार रहे हो, मेरे लोग मर जाएंगे, क्या कर रहे हो। और उसने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए, जिसमें ईरान के नए डीसैलिनेशन प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसके बाद बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर यूएई और कतर ने भी वाटर प्लांट पर हमले के आरोप लगाए। ऐसे में पानी पर पहुंच चुके युद्ध के लेवल ने सिर्फ ईरानी नहीं, खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल घरों में पीने की पानी की सप्लाई के साथ ही इंडस्ट्रीज को चालू रखने और हरियाली को बनाए रखने के लिए किया जाता है। खाड़ी देश किस तरह पीने के पानी के लिए इन प्लांट पर निर्भर है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितना वाटर डीसैलिनेशन प्लांट है, उसका 60% हिस्सा खाड़ी देशों में। अलग अलग देशों की बात करें तो कुवैत का 90% पानी
इन्हीं प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, मतलब समुद्र का खारा पानी मीठा बना के ये लोग यूज करते हैं। सऊदी अरब में 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट में तैयार होता है। यूएई का 42% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ऐसे में अगर ये वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले तेज हो गए तो करोड़ों लोग जो है ना वो मर जाएंगे पानी की कमी से। बॉस, हाहाकार मच जाएगा। अरे तेल नहीं मिला तो गाड़ी घर में बैठेगी, यही ना होगा। दूसरे चीजों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा बॉस। और आप सोचिए क्या भयानक चीज चल रही है। उधर अमेरिका इनका पानी सुखा देना चाहता है, ईरान कह रहा तुम मेरा सुखा रहे हो, मैं इधर मार के तुमको बताता हूं मैं नहीं सुखा सकता क्या। वो ईरान को जो तकलीफ दी जा रही है वो इधर ट्रांसफर करता है ताकि लोगों को पता चले कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं तो कैसा महसूस हो रहा है। और अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है कि आप पानी के प्लांट पर हमले कर रहे हो, जो आरोप लग रहा है, भाई ये तो टेररिज्म जैसा हो गया बॉस कि आप आम आदमी को मार दे रहे हो। चाह क्या रहे हो आप? भाई कोई आतंकी भी होता है वो भी तो यही बात कहता है ना कि उसका कोई मकसद है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है फिर? ये टेररिज्म नहीं है क्या? क्योंकि तुम देश हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो तुम जो चाहे कर सकते हो। जानकार कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट को हमले में गंभीर नुकसान पहुंचा तो राजधानी रियाद को एक हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है बॉस। इस सब के बीच इजराइल ने अब ऐसा हथियार निकाला है जिससे भयंकर तबाही मच सकती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि 3 मार्च को इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया है। इस दावे की पुष्टि के लिए संस्था ने एक तस्वीर जारी की जिसमें हमले वाले इलाके में सफेद रंग का धुआं आसमान में उठता दिख रहा है। हालांकि फास्फोरस बम के इस्तेमाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह व्हाइट फास्फोरस बम एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे घनी आबादी के बीच इस तरह के बम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में गिना जाता है। व्हाइट फास्फोरस बम को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि जब इसका सफेद फास्फोरस जलता है तो इसके केमिकल रिएक्शन से बहुत गर्मी पैदा हो जाती है और यह गर्मी करीब 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। इस गर्मी से इलाके के इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाते हैं बॉस। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और इतना भयंकर होती है यह आग कि इसे पानी से बुझाना मुश्किल हो जाता है। जब तक इलाके में ऑक्सीजन या बम में मौजूद व्हाइट फास्फोरस खत्म नहीं हो जाता तब तक तबाही मचाता रहता है। सफेद फास्फोरस इंसान के शरीर या जमीन या किसी चीज पर चिपकने के बाद बेहद खतरनाक रूप से जलता है। यह इंसान की बॉडी के टिश्यू के अंदर चला जा सकता है, हड्डियों को गला सकता है। इसके संपर्क में आने वाली व्यक्ति की जान का बचना नामुमकिन माना जाता है। इजराइल ने साल 2009 में यह माना था कि उसने गाजा पट्टी पर हमले के दौरान इस बम का इस्तेमाल किया था। अब आरोप लग रहा है कि ऐसा ही बम फिर इस्तेमाल किया इजराइल ने। साल 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था और 1997 में यह तय हुआ था कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया तो इसे केमिकल वेपन माना जाएगा। रूस ने भी इस कन्वेंशन पर साइन किए हुए, इसलिए इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप पर रूस भड़क गया। रूस के सरकारी टीवी के दिए एक इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि आज के दौर में दुनिया ने वो सब खो दिया है जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून कहा जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून का कोई वजूद ही नहीं बचा तो भला किसी से इन नियमों और सिद्धांतों को मानने के लिए कैसे कहा जा सकता है। यही नहीं, रूस ने अब राष्ट्रपति पुतिन के उस पुराने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों की इस तरह के मुद्दों पर बैठक बुलाने की सलाह दी गई थी। हालांकि लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है किस बात के लिए? खाली बैठ के मीटिंग खेलने के लिए?